द 3rd of December 1984 भोपाल की फैक्ट्री से करीब 40 टन एमआई यानी कि मिथाइल आइसोसिनेट गैस के रिलीज होने के बाद उस हादसे के कारण भोपाल में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस के इफेक्ट्स की चपेट में आ गए थे। अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। This is considered as one of the deadliest industrial accidents in human history. मगर उस ट्रेजेडी में भी किसी विक्टिम ने उस लेवल के इफेक्ट्स नहीं देखे जितने कि इस अकेले शख्स को हर दिन झेलना पड़ता था। आखिर कौन है यह आदमी और उसके साथ क्या हुआ था? और आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यह कहानी जापान के रहने वाले और टोकाइमुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे 35 वर्षीय हिसाशी ऊची की है, जिसके साथ 28 सितंबर 1999 में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद आने वाले 83 दिन उसके लिए कैसे जहन्नुम से भी बदतर हो गए, यह हम आपको बताएंगे। दरअसल 28 सितंबर 1999 की सुबह हिसाशी अपने कुछ साथियों के साथ रोज की तरह प्लांट की लैब में काम कर रहे थे। उस दौरान न्यूक्लियर टेक्नीशियन हिसाशी एक बड़े टैंक में रेडियो एक्टिव यूरेनियम डालने में अपने सहकर्मी मसाटो शिनोहारा की मदद करने लगा। उस वक्त वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी उसके लिए सजा बनने वाली है। दरअसल फैक्ट्री के अंदर जोयो एक्सपेरिमेंटल फास्ट ब्रीडर रिएक्ट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे। न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली एक ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फगेज के थ्रू टरबाइंस को पावर करने के लिए हीट जनरेट करता है। अब ये न्यूक्लियर फिजनिंग प्रोसेस ही वो प्रक्रिया होती है जिसके जरिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी को जनरेट करता है और यह न्यूक्लियर फ्यूल बनाता है। और यह न्यूक्लियर फ्यूल बनता है 3 मेजर आइसोटोप से, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 23 ना। जेसीओ तोकापाल में ये न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे तो उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा ब्लू फ्लैश से भर गया। दरअसल टैंक में पहले से मौजूद मेटल और यूरेनियम के मिश्रण ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया। साथ ही उसमें से न्यूट्रॉन रेडिएशन और गैमा रेज निकलने लगी। इस हादसे में हिसाशी पर सबसे बुरा असर, जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय हिसाशी से 4 मीटर दूर एक और सहकर्मी युताका योकोकावा भी मौजूद था। हादस में ऊची के साथ मौजूद बाकी दोनों टेक्नीशियन की मौत हो गई थी, लेकिन ऊची की किस्मत को कुछ ही और मंजूर था। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद किसी भी शख्स को ऐसी सेंसिटिव प्रोसीजर को करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जांच में यह निकल कर आया कि मिक्सचर में 16 किलो यूरेनियम डाला गया था, जबकि उसे डालने की लिमिट 2.4 किलो तय की गई थी। हादसे के बाद हिसाशी का क्या हुआ? विस्फोट के तुरंत बाद हिसाशी बार बार बेहोश होने लगा, उल्टियां, वॉमिटिंग करने लगा। साथ ही उसका शरीर भी झुलस, बर्न्स रहा था। जानकारी के मुताबिक उसके शरीर ने उस जहरीली रेडिएशन के 17 सीवर्ट्स सोख लिए थे, जो कि माना जाता है किसी भी जीवित इंसान को मारने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा है। गौरतलब है कि 8 सीवर्ट किसी की भी जान ले सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर हादसे के दौरान पीड़ित 0.5 सीवर्ट्स के संपर्क में आए थे, लेकिन हिसाशी के केस में इतनी ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद भी उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। ओची की हालात देख डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे के बाद उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने हिसाशी को जिस हालात में देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़ीड़े कर सकती थी। बिना त्वचा का आदमी, लगभग शून्य व्हाइट ब्लड सेल्स, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बर्बाद हो चुका इम्यून सिस्टम। डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया और उसे स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया। आगे उसकी हालत जानकर आप विचलित हो सकते हैं। दरअसल बताया जाता है कि उसके शरीर से रोज 20 लीटर फ्लूइड लीक हो जाता था। उसकी आंखों से खून आने लगता था। रेडिएशन ने उसके डीएनए का भी नामो निशान मिटा दिया था। इसलिए डॉक्टरों ने उसके शरीर में उसकी बहन के डोनेट किए हुए स्टेम सेल्स लगाए, इस उम्मीद में कि शायद उसका शरीर इससे मजबूत होगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक कई बार वो चीख चीख कर दया की भीख मांगता था। बताया जाता है कि 7वें दिन उसने चिल्लाकर कहा, मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं गिनी पिग नहीं हूं।
21 दिसंबर 1999, जब ओमी को उसके दर्द से आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।